हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि अपने वादे के मुताबिक मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित लेकर आती रहती हूँ। तो उसी तरीके से आज भी कुछ लेकर आई हूँ। आज है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का अध्याय है उत्साह अट नहीं रही। ये दो कविताएं हैं जिन्हें हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। तो फिर जब हम समझ चुके हैं तो आज क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, आज हम कर रहे हैं काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को। हमारा जो एग्ज़ाम आता है, बोर्ड एग्ज़ाम जो रहता है, उसमें एक सेक्शन हमारा बहुविकल्पीय प्रश्नों का रहता है, जिसमें हमारी इस क्षितिज बुक के गद्य खंड और काव्य खंड दोनों ही पठित काव्यांश और गद्यांश आते हैं और जिन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनको करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। भाई, ये काव्यांश और गद्यांश हम पढ़ तो चुके होते हैं, लेकिन इनके बहुविकल्पीय प्रश्नों में हम अक्सर अटक जाते हैं। तो आज मेरी यही कोशिश है कि आपको ये काव्यांश फिर से समझाऊं और फिर उसके बाद उनके प्रश्नोत्तरों को भी करें। तो इन काव्यांश सेक्शन में मैंने लगभग पूरी पूरी कविताओं को कवर करने की कोशिश करी है कि कोई भी अंश नहीं छूटे जिससे आपके प्रश्न ना आए। तो कविताएं पूरी हैं और उनसे संबंधित प्रश्न भी हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में आ रहा है काव्यांश, वो क्या है? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले, घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। छवि विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर क्या है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो बादलों को घेर कह रहे, खूब घेर लो पूरे बादल आसमान को, धराधर हो अर्थात बादलों, इस पूरे आसमान को चारों तरफ से घेर लो। जिस तरीके से छोटे बच्चों के बाल घुंघराले घुंघराले, जो नए नए बाल निकले होते हैं ना, घुंघराले होते हैं, उसी तरीके से घुमड़ घुमड़ कर तुम पूरे आसमान में छा जाओ। और जैसे बच्चों की कल्पनाएं होती हैं जिनका कोई अंत नहीं होता, उसी तरीके से पूरे अनंत आसमान में छाओ। तुम्हारे बादलों में, तुम्हारे जो बादल है उनके हृदय में बिजली छिपी होती, विद्युत छिपा होता है ना, बिजली कड़कती है। जिस तरीके से कवि जो है उसके भी मन में बिजली छिपी होती है, वो उन्हीं बिजली के दम पर जो है नई कविताओं का निर्माण करता है, नए जीवन को रचता है। वज्र छिपा नूतन कविता, यानी कि विद्युत जो है, जो बादलों में विद्युत छिपी होती है, वो वज्र के समान कड़कती है और कवि के मन में नूतन कविता छिपी होती है, यानी कुछ नया करने का जो साहस होता है। तुम फिर उसी कवि के तरह इस पूरे बादल में, मतलब पूरे संसार में कुछ नया कर दो। ये चीज उन्होंने कही है। अब इस पर आधारित हमारे पास 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? बरसने का, कड़कड़ाने का, छाए रहने का, या ये सभी? तो उन्होंने क्या बोला? हर जगह उन्होंने बोला बादल गरजो। बरसने का तो उन्होंने बात ही नहीं करी ना। तो यहाँ पर गरजने का मतलब कड़कड़ाने का आग्रह किया है। किसका? कड़कड़ाने का आग्रह किया है। कड़कड़ाने या गरजने, गरजों का यहाँ पर आग्रह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम देखेंगे तो गरजने का आग्रह उन्होंने पहले किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर हमने कड़कड़ाने शब्द उससे ले लिया है। कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा हुआ है? बिजली की कड़क, रहस्य, पानी, या काली घटा? तो कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा है? बिजली की कड़क छिपी है। बिजली छिपी होती है ना, विद्युत छवि उर में, यानी कि बादलों के हृदय में बिजली छिपी होती है। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया? किसके समान सुंदर बता रहे? केशों के समान, वर्षा के समान, आसमान के समान, या इनमें से कोई नहीं? तो कवि ने इन बादलों को बताया है छोटे बच्चों के ललित ललित काले घुंघराले जो बाल होते हैं उनके समान बताया है। तो यहाँ पर क्या होगा? केशों, या तो यहाँ बच्चों के घुंघराले बाल हो सकते हैं, नए नए निकले बाल हो सकते हैं, केश हो सकते हैं, कोई भी होगा। आप देख कर देखिए, लिखिएगा, आंसर करिएगा कि क्या मतलब नीचे ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे करी है? वो बादलों की तुलना किससे कर रहे हैं? कवि से कर रहे हैं, सृष्टि से कर रहे हैं, वर्षा से कर रहे हैं, या ये सभी से कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर सृष्टि से उन्होंने करी नहीं, वर्षा से करी नहीं, तो यानी कि सभी भी गलत हो जाएगा। कवि से किया है। क्या दिया है?
कवि कवि क्या उन्होंने बोला था, जैसे कवि के हृदय में नूतन कविता होती है, उसी तरह जैसे कवि जो है वो नई कविता का जो है निर्माण करता है, तो तुम भी जो है ना जो गड़गड़ाओगे बरसोगे, उससे कुछ क्रांति आएगी और कुछ नया ही निर्माण होगा। तो इन्होंने बादलों की तुलना कवि से करी हुई है। नेक्स्ट आते हैं, कवि के अनुसार नूतन कविता कैसी होनी चाहिए, अर्थात जो नई कविता होती है वो किस तरह की होनी चाहिए। संपूर्ण संसार में जोश भर देने वाली, संपूर्ण संसार को नीरवता से भर देने वाली, संपूर्ण संसार का अंत कर देने वाली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो नूतन कविता है वो कैसी होनी चाहिए, संपूर्ण संसार में जोश भर देने वाली। तो जैसे कि बादल आते हैं और लफ्जी लोग में जोश भर जाता है, तो उसी तरीके से नूतन कविता देखकर भी लोगों में जोश होना चाहिए। नूतन वो नई कविता करता है और उसी तरीके से बादल भी क्या है, वो नया निर्माण करते हैं। जैसे सूखी धरती है तो उस पर बरसेंगे तो धरती में बदलाव होगा, हरियाली छा जाती है। तो यहाँ पर क्या है, संपूर्ण संसार में जोश भर देने वाली नूतन कविता होती है। तो पहले काव्यांश के हमारे प्रश्न खत्म हुए। अब हम आते हैं दूसरा काव्यांश, क्या है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यानी कि विश्व के निदाद के सकल जन, यानी इस विश्व में जितने भी सभी लोग थे वो गर्मी से सभी परेशान थे, विचलित थे, दुखित थे। तुम आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी कि इस पूरे अनंत आसमान में तुम छा गए, किसी अज्ञात दिशा के आकर तुम इस पूरे अनंत आसमान में छा गए। तुम फिर से इस पूरी तपती धरा को जल से भर दो और ठंडा कर दो, क्योंकि गर्मी से सभी परेशान थे, इसलिए इसको ठंडा कर दो बादल तुम ऐसे गरजो। अब यहाँ पर इस काव्यांश पे पहला हमारे पास में जो प्रश्न है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है, किस तरीके के हैं सभी प्राणी। गर्मी के कारण बेचैन और उदास हैं, गर्मी के कारण खुश हैं, वर्षा के कारण उत्साहित है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो से बताया गया विकल विकल थे उन्मन उन्मन, तो यहाँ पर क्या है, गर्मी के कारण बेचैन और उदास है सभी धरती के जितने भी लोग हैं। कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने को आग्रह किससे कर रहा है, किससे उसने आग्रह करा है कि जल से भरकर इस धरती को शीतल अर्थात ठंडा कर दो। तो जाहिर सी बात है बादलों से कर रहा है, स्वयं से कर रहा है, चांद से कर रहा है, बादलों से कर रहा है, ये सभी। तो सही ऑप्शन है वो बादलों से इस चीज का आग्रह कर रहा है। कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है, अज्ञात दिशा से आने वाले, बरसने वाले, ज्ञात दिशा से आने वाले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या बताया है, अज्ञात दिशा से, क्योंकि बादल जब छाते हैं तो उनकी पर्टिकुलर एक दिशा थोड़ी नहीं होती है कि वो पूरब से आएंगे या पश्चिम से आएंगे, वो किसी भी दिशा से चले आते हैं जिनका पता हमको नहीं होता है। तो वो क्या होता है, अज्ञात दिशा से आने वाले। नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश में प्रयुक्त विकल विकल उन्मन थे उन्मन पद किसकी विकलता और उदासी को सूचित करा है। कौन है जो बहुत ज्यादा विकल है, परेशान है और उदास है। उदास बादलों की, उदास प्राणियों की, पहला दूसरा दोनों, या स्वयं। तो यहाँ विकल थे विकल उन्मन वो सभी प्राणियों की बात कर रहा है, यानी कि इस धरती पर बसने वाले सभी जो हैं वो गर्मी से बहुत ही ज्यादा उदास हैं और परेशान हैं। तो उदास प्राणियों की उसने बात करी है। नेक्स्ट है, काव्यांश में प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है, क्या भाव देता है। भाई उन्मन का तात्पर्य होता है जो है उदासी, तो यहाँ पर क्या भाव दे रहा है, तो उन्मन का मतलब होता है उदासी का, चमत्कार का, खुशी का, या ये सभी। तो यहाँ उन्मन का तात्पर्य है उदासी, यानी कि किसी तरीके से वो लोग उदास हैं। अब आते हैं अगला, देखिए पैरा वही है जो अभी हमने पढ़ा, काव्यांश वही है, मगर आपका जो है यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट जो है क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। मैं आपके लिए फिर से पढ़ देती हूँ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया है, अज्ञात दिशा, अनंत के घन,
विकल या उपरोक्त सभी। तो क्या कहकर संबोधित किया है? अनंत के घन। अभी ये क्वेश्चन था कि किस दिशा से आए, तो हमने बोला अज्ञात दिशा से, लेकिन क्या कहते हुए संबोधित किया उन्होंने? अनंत के घन। फिर एक काव्यांश के अनुसार सभी लोग बेचैन क्यों हैं? क्यों सभी लोग बेचैन हैं? क्या कारण है? था ना, विकल थे, विकल विकल उन्मन्न थे, उन्मन्न, तो आखिर वो क्यों इतना बेचैन और परेशान है? अत्यधिक जल भराव के कारण, अत्यधिक ताप के कारण, आर्थिक विपन्नता के कारण, वर्षा की तीव्रता के कारण। तो वो लोग क्यों इतना ज्यादा परेशान है? वो है अत्यधिक ताप, क्योंकि भाई वर्षा ऋतु में जब बादल आते हैं तो उससे पहले ग्रीष्म ऋतु होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उससे सभी लोग परेशान हो चुके होते हैं। तो वर्षा के आने से, मतलब बादलों के आने से, इसीलिए वो इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। तो सही क्या है? अत्यधिक ताप के कारण वे सभी लोग बेचैन और परेशान थे। नेक्स्ट आते हैं, किनका किसका मन विकल और व्याकुल था? कौन है जो बहुत ही विकल और व्याकुल हो रहा है? संसार के सभी प्राणियों का, बादलों का, कवि का, या उपरोक्त सभी का? तो यहाँ पर किसका मन विकल है? वो है संसार के सभी प्राणी। चाहे यहाँ मनुष्य की बात नहीं करी गई है, जीव जंतु पक्षी सभी जितने भी जीवित हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी जो है वो परेशान है। इवन कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं सभी इस गर्मी से परेशान यानी कि व्याकुल हो चुके होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार बादल कहाँ से आ रहे हैं? आसमान के एक विशेष छोर से, ईश्वर के घर से, अनजान दिशा से, या धरा से? तो बादल कहाँ से आ रहे हैं? अनजान दिशा से। हमें नहीं पता कि कौन सी तरफ से आएंगे, पूरब से आएंगे, पश्चिम से आएंगे, उत्तर से आएंगे, या दक्षिण से आएंगे। वो किस तरफ से आएंगे हमें नहीं पता, इसीलिए उसे अनजान दिशा से कहा गया है। नेक्स्ट है, कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है? किस तरह का अनुरोध कवि कर रहा है बादलों से? प्राणियों के मन को विकल करने का, यानी कि जितने भी प्राणी हैं उन सभी को आप परेशान करो। नेक्स्ट है, धरती को शीतल करने का, ज्ञात दिशा से आने का, या तप धरा को तप्त करने का? तो यहाँ पर क्या था? उन्होंने बोला है धरती को, तप्त धरा को शीतल कर दो। तो इन्होंने बोला है धरती को, गर्म धरती जो पूरी तरह तप रही है उसको तुम शीतल कर दो, अर्थात ठंडा कर दो, करने का अनुरोध किया है। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली कविता। कौन सी कविता है? वो है अट नहीं रही। तो पूरी कविता मैंने एक बार में ही ले ली है, देखिए क्या है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो यहाँ पर क्या है? फागुन का महीना आता है। फागुन का महीना कब आता है? वो आता है जो है बसंत ऋतु में। जब आता है तो चारों तरफ जो है वो प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पे होती है, क्योंकि जो है वसंत ऋतु को ही इसीलिए ऋतुराज कहा जाता है, क्योंकि ये मौसम सबसे ज्यादा प्राकृतिक सुंदरता का होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि चारों तरफ जब फागुन आया है, फागुन को एक महिला के रूप में बता दिया, फागुन का जो तन है उसे एक स्त्री का रूप बता दिया है। यहाँ पर फागुन महीने का मानवीयकरण किया गया है कि उसमें इतनी सुंदरता है कि उसकी सुंदरता उसके ही खुद के शरीर में समा नहीं पा रही है, यानी कि फागुन के महीने में चारों तरफ इतना ज्यादा सौंदर्य है कि वो समा नहीं पा रहा है। कहीं सांस लेते हो, मतलब फागुन जो है जब आता है तो कहीं फूल खिलते हैं, कहीं बड़ी बड़ी हरी हरी पत्तियां खिलती हैं, चारों तरफ जो है वो सुंदरता रहती है। तो वही कह रहे हैं कि हर जगह है, हर जगह जो है ये सुंदरता भरी है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, अर्थात जो है इतना मन आनंदित हो जाता है, मन करता है उड़कर इन सारी सौंदर्य को मैं अपनी आंखों में भर लूं। आंख हटाना चाहूं अगर इस सुंदरता से हट नहीं पाती है। ये डाली जो है वो हरे हरे पत्तों और लाल लाल फूलों से पूरी तरीके से पटी हुई पड़ी है। इस धीमी हल्की हल्की, अब इतने सारे फूल खिले हैं तो महक भी बड़ी अच्छी होती है। तो कहिए हल्की हल्की, मंद मतलब हल्की, गंध मतलब सुगंध, पुष्प मतलब फूल और माल मतलब माला। तो इतनी हल्की हल्की फूलों की माला चारों तरफ चढ़ी है, क्योंकि भाई फूल उगे हुए तो जैसे लग रहा है कि तुमने जो है बहुत सारे फूलों की माला को धारण कर रखा है जो हल्की हल्की सुगंध दे रहे हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, यानी कि तुम हर घर के दरवाजे तक अंदर तक समाई हो, चारों तरफ इतनी सुंदरता है कि समा नहीं पा रही है।
तो ये रही कविता। अब इस कविता पर आधारित 5 हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। काव्यांश के आधार पर बताइए कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। कौन सी ऋतु है? वो होती है आपकी वसंत ऋतु। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ऋतु, तो आप आंसर दोगे वसंत ऋतु। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा मास, तब आप बताओगे फागुन मास, क्योंकि फागुन जो है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीना होता है, जबकि ऋतु मतलब होता है मौसम। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सुंदरता क्या कहाँ की है? फागुन अर्थात बसंत ऋतु की बात की गई है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किसका वर्णन किया है? प्राकृतिक सौंदर्य का, वर्षा ऋतु का, भौगोलिक सौंदर्य का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, मतलब फागुन मास में चारों तरफ जो सुंदरता बिखरी हुई है उसका वर्णन उन्होंने किया है। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम तथा इसके कवि का नाम बताइए। देखिए, अभी तो क्या है, हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए आसान है कि भाई ये पंक्तियां इस पार्ट से ली गई, ये पंक्तियां इस पार्ट से ली गई। लेकिन क्वेश्चन पेपर में तो भाई चैप्टर वाइज तो आता नहीं है, वो तो उठा के दे देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पंक्तियां किस पार्ट से ली गई हैं। तो इस तरह का भी प्रश्न आएगा। अब ये हमको पता है कि ये जो पंक्तियां हैं ये अट नहीं रही से ली गई हैं। अगर यही हमारी उत्साह से होती तब उत्साह से ली होती। तो अभी जो हमने पंक्तियां पढ़ी वो कौन सी कविता है? आपकी अट नहीं रही। इसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस तरह का हो गया? पेड़ों की डालियां क्या हो गई हैं? वो फूलों और पत्तों से लद गई हैं। तो देखिए क्या है, डालियों के पत्ते झड़ गए हैं, डालियां पत्तों से भर गई हैं, डालियां सूख गई हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? डालियां पत्तों से भर गई हैं। कहीं हरी कहीं लाल, है ना? तो कहीं पर हरी अर्थात पत्ते हैं, लाल अर्थात फूल है, या लाल आप यहाँ पर उन पत्तियों को भी मान सकते हैं जो तुरंत निकलती हैं, जो पूरी तो निकलती हैं, बिल्कुल वो हल्की हल्की सी लाल होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर पत्ती डालियां पूरी तरीके से पत्तों से भरी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट नहीं रही है पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? अब इस पंक्ति में कवि किस चीज के बारे में बात कर रहा है? पट नहीं रही है। जब वह सुंदरता फैली हुई है उसके बारे में बोल रहा है, रंग बिरंगे फूल और पत्ते छा गए हैं इसलिए पूछ रहा है, पहला दूसरा दोनों सही है, या पतझड़ आ गया है। तो यहाँ पट नहीं रही पंक्ति के माध्यम से उन्होंने बोला है कि सब जगह सुंदरता फैली है, रंग बिरंगे फूल पत्ते छाए हुए हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए हम तीसरे पर लगाएंगे, क्योंकि पटने का तात्पर्य होता है कि समा नहीं पा रही, इतना ज्यादा है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अर्थात पाट पाट मतलब दरवाजे दरवाजे, ये सारी सुंदरता है। और उसी से सिमिलर करते हुए इन्होंने बोल दिया पट नहीं रही, अर्थात इतनी सुंदरता है कि वो दरवाजों से भी में भी वो हर घर में भी जाने के बावजूद भी इतनी सुंदरता है कि वहां पर भी समा नहीं पा रही है, ओवरफ्लो कर रही है। इस तरीके से कहने का तात्पर्य है। कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? कौन सा विशेषण जिसका प्रयोग किया है? अनंत। अच्छा, अब यहाँ पर यहाँ से हमारे संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न शुरू हो रहे हैं, काव्यांश आधारित प्रश्न खत्म हो गए। तो बहुत ही हल्के से मैंने प्रश्न लिए, ज्यादा मैंने प्रश्न यहाँ पर लेने की कोशिश नहीं करी है कि ऐसा ना हो कि आपको परेशानी हो। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़े क्वेश्चंस लिए हैं जो संपूर्ण पाठ से हैं। क्या दिया गया है? कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? कौन सा विशेषण है जिसका वो प्रयोग कर रहे हैं? अनंत, नवजीवन वाले, मनमोहक या ललित। तो यहाँ पर उन्होंने बात करी है नवजीवन वाले, यानी कि नया जीवन देने वाले विशेषण की बात करी है। नेक्स्ट है, कवि बादलों के लिए किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है? गोल गोल घूमकर, आकाश को घेर कर, या धीरे धीरे आकर, या तीव्र वेग में, यानी कि बहुत तेज जो है वो आकर करी है। तो यहाँ पर उन्होंने बात करी है आकाश को घेर कर बरसने का आह्वान किया, मतलब चारों तरफ तुम छा जाओ और आकाश को घेर कर जो है तब तुम बरसो, ये बात उन्होंने कही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? अब यहाँ पर जो है उत्साह कविता में जो बादल लिया है वो किस चीज के प्रतीक के रूप में लिया गया है?
शांति का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है या सुख का। क्रांति का मतलब होता है कि बदलाव। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, हमें ये समझ में आ रहा है कि उत्साह कविता जो है वो क्रांति अर्थात बदलाव का प्रतीक है। चारों तरफ मौसम में जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदरता छाई हुई है, बदलाव आएगा। अगर मतलब कहने का तात्पर्य, अगर बादल आते हैं, बरसते हैं, तो जो गर्मी छाई हुई थी उससे सभी को छुटकारा मिल जाता है। तो क्या होता है कि वहां पर जो है आप चारों तरफ जो भी जितनी भी मतलब सूखे पेड़ पत्ते होते हैं, लोग होते हैं, वो सभी कुछ जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। क्योंकि जैसे बादल बरसते तुरंत ही प्रकृति अपना स्वरूप किससे कैसे चेंज कर लेती है। चारों तरफ हरियाली, जहां सूखा था वहां हरियाली छा जाती है। तो इतना सब चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? विद्युत की कल्पना, बाल कल्पना, आसमान की कल्पना, काले घुंघराले बालों की कल्पना। तो किसकी कल्पना मानी है? उन्होंने बाल कल्पना से पाले, यानी कि बच्चों की जैसी कल्पना होती है जिसका कोई और छोर, कोई शुरू, कोई अंत नहीं होता, उसी तरीके से बादल भी होते हैं। बिल्कुल अनगढ़ से कहीं से भी आते हैं, कैसे भी छा जाते हैं, उनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, हम कोई उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते कैसे होते हैं। तो बच्चों की कल्पना के मानित बताया है। कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? तप्त धरा से किस तरह? तप्त धरा तो मतलब ऐसे तो बताया कि ग्रीष्म ऋतु में घर जो है वो धरती तप रही है, तो ऐसे कैसे बताए? जन सामान्य की पीड़ा की ओर, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक गर्मी या वैश्विक तपन। तो यहाँ पर तप्त धरा के माध्यम से उन्होंने जन सामान्य की पीड़ा की ओर संकेत किया है, यानी कि साधारण लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। किससे? गर्मी से, इसीलिए उसे तप्त धरा बोला है। तो जन सामान्य की पीड़ा की ओर संकेत किया है। अट नहीं रही कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली है? फागुन की, कार्तिक की, माघ की या वैशाख की। तो ये सभी हिंदू कैलेंडर के महीने होते हैं। तो किसकी सुंदरता फैली है? वो है फागुन की सुंदरता। किसकी? फागुन। फागुन मास की सुंदरता के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो किसकी सुंदरता फैली है? फागुन की सुंदरता फैली हुई है। नेक्स्ट आते हैं, कवि की आंखें किसकी ओर से हट नहीं पा रही? किसकी तरफ देख रहे हैं कि वो हटाना चाह रहे हैं तो हट नहीं पा रही है? प्रेयसी की ओर से, विशाल काय पर्वत की ओर से, प्राकृतिक सुंदरता की ओर से, काले काले बादलों की ओर से। तो ये जो है वो है प्राकृतिक सुंदरता, अर्थात फागुन मास में जितनी सुंदरता है उस सुंदरता से वो अपनी आंखें हटाना चाह रहे हैं पर हट नहीं पा रही हैं। फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है? जैसे ही फागुन मास आता है तुरंत ही वन उपवन में क्या हो जाता है? पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं, पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। सभी कथन सत्य है। तो जैसे ही फागुन आता है वन उपवन जो है वो पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, बहुत सारे फूल आ जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं, है ना। तो चारों तरफ उसी से तो सुंदरता होती है, प्राकृतिक सुंदरता। तो क्या है? पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह कविता में धराधर का शब्द क्या है? धराधर शब्द लिया गया है ना, काले काले बादल जो बोले गए हैं। तो यहाँ पर धराधर का तात्पर्य है बादल। धरा धर, धरा मतलब होता है पृथ्वी, धर मतलब उसके ऊपर रख देना, धर का मतलब होता है रखा देना। तो धरती के ऊपर क्या रखोगे? आसमान रखो, आसमान ही है ना धरती के ऊपर, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए बादलों को धराधर बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अट नहीं रही है कविता में मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है? कौन है जिसने हल्की सी मंद गंध ली हुई है और पुष्प फूलों की माला धारण की हुई है? सावन ने, भादो ने, कार्तिक ने या फागुन ने? तो फागुन ने जो है चारों तरफ फूल, फागुन मास में क्या होता है? चारों तरफ फूल आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि फागुन मास ने धारण की हुई है फूलों की माला, जिससे चारों तरफ जो है हल्की हल्की सुगंध जो है वो फैल रही है। तो सही ऑप्शन है फागुन ने जो है मंदगल गंध धारण की हुई है। तो यहाँ खत्म हो गया इस अध्याय के सभी प्रश्न। हमने प्रयास किया कि काफी हद तक आपको हम समझाएं। तो इसी तरीके से और भी अध्याय में लेकर आ रही हूँ, देखते रहिएगा और प्रिपरेशन करते रहिएगा। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।